वेलकम टू सैज शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्यूनोलॉजी का एक पार्ट है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन लगातार सीएसआई नेट में, सीयूटी पीजी में या किसी भी एमएससी एंट्रेंस में पूछे जा रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता क्या है? तो सबसे पहले डेफिनेशन लेके चलते हैं। दीज आर द प्रोटीन्स दैट कोऑपरेट्स विद बोथ इनिएट एंड एडेप्टिव इम्यून सिस्टम टू एलिमिनेट द पैथोजन। सिंपल बात की जा रही है, कॉम्प्लीमेंट देना। कॉम्प्लीमेंट देना क्या होता है? किसी की हेल्प करना। तो ये ऐसा प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है जो इनिएट इम्यून सेल्स या एडेप्टिव इम्यून सिस्टम के साथ ज्वाइन करके पैथोजन को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं? पहली बात, ये बाइंड करते हैं किसी भी प्रोटीन के साथ या किसी भी इम्यून सेल्स के साथ, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑप्सनाइजेशन। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है ऑप्सनाइजेशन क्या होता है। कोई भी ऐसी प्रोटीन जो इम्यून सेल्स के साथ मिलकर या इम्यून सेल्स के साथ बाइंड होकर फैगोसाइटोसिस कर रही है, किसी भी पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर रही है, उसको बोलते हैं ऑप्सनाइजेशन। दूसरा, ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स लेकर आती है। तीसरा है कि ये एलिमिनेट करती है एपोप्टोटिक सेल को। फोर्थ, ये मैक बनाती है। मैक क्या होता है या मैं आगे आपको दिखाऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैक। उसके बाद इसके सिंथेसिस का होती है। तो जितने भी आपके कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन होती हैं उन सभी का सिंथेसिस होता है लीवर में। लीवर में इनका सिंथेसिस होता है और इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो C3। अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स की, तो जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं उसका टोटल 9 समूह होता है, यानी C1 से लेकर C9 तक। फॉर एग्जांपल के लिए C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 और C9। C9 के बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, यानी C9 होता है वो पोली होती है, पोली टेल लगी होती है। यानी C9 के कम से कम 8 से लेकर 19 सब यूनिट्स जुड़े होते हैं। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले कॉम्प्लेक्स के, जिसको बोलते हैं C1, तो C1 के वो भी फर्दर डिवाइड किया हुआ है 3 सब यूनिट्स में, C1Q, C1R एंड C1S। ये अभी आप बस सुनते जाइए या नोट्स में लिखते जाइए, आगे मैं इनका रोल आपको बताऊंगा। C1 हो गया। नेक्स्ट आया आपके पास C3 से लेकर C5 तक। C2 भी मैं आपको बताऊंगा, बट इसमें कुछ एक्सेप्शन है, इसलिए मैं C2 सबसे लास्ट में बता रहा हूँ। C3, C3 मोस्ट अबंडेंट कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स हमारी बॉडी में होती है। C3 याद रखना, आपके एमएससी के लिए क्वेश्चन तैयार है ये। C3 फर्दर दो भागों में विभाजित है, यानी डिवाइड है, C3A और C3B। जो समान सब यूनिट होता है और एक होता है लार्ज सब यूनिट। C3B को बोलते हैं लार्ज सब यूनिट और C3A को बोलते हैं स्मॉल सब यूनिट। तो C3 जो B है वो लार्ज सब यूनिट कैटरेटिक फंक्शन में यूज होता है, यानी यही जो है जो आगे जाके पाथवे में जाएगा, फंक्शन परफॉर्म करेगा। C3A का और फंक्शन होता है जो इम्यूनोलॉजी से कोई भी आरा पैरा उसका नहीं है, कोई उसका लॉजिक नहीं है। C3A का किसका लॉजिक है? C3B का। याद कौन रखना है? C3B। ये कैटरेटिक का काम करता है। वैसे ये C4 है, C4A, C4B। C4A छोटा यूनिट है जिसका कोई यूज नहीं है इम्यूनोलॉजी में। C4B जो है वो लार्ज सब यूनिट है, कैटेटिक सब यूनिट है। वैसे C5 है, C5A, C5B स्मॉल और लार्ज। लार्ज का यूज होता है कैटेटिक यानी पाथवे में, और CA का कोई यूज नहीं होता इधर। बट इन केस ऑफ C2, द एक्सेप्शनल केस, यही क्वेश्चन आते हैं, एक्सेप्शनल केस से क्वेश्चन आते हैं। तो C2 का लार्ज सब यूनिट है उसका, यहाँ पर देखो तो लार्ज सब यूनिट कौन सा है? C2A है। ऊपर देखो तो C2 जो भी तो बी वाले थे, यानी C3B, C4B, C5B, वो कैटेटिक का काम कर रहे थे लार्ज सब यूनिट का। बट इधर जो है C2A, ए वाला इधर लार्ज सब यूनिट है, वो कैटेटिक काम करेगा, पाथवे में जाएगा। कैटेटिक क्या है, पाथवे क्या है, हम डिस्कस करेंगे। बट C2B पाथवे में नहीं जाता है। उसके बाद C5B से लेकर C9 तक मैक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और C6 से C9 तक उनका क्लीवेज नहीं होता। जैसे मैंने क्लीवेज किया, क्लीवेज क्यों कर रहा हूँ मैं, यानी C3 को क्यों तोड़ रहा हूँ मैं, C2 को क्यों तोड़ रहा हूँ, C4 को क्यों तोड़ रहा हूँ? तोड़े मैंने C4A, C4B, C3 को C3A और C3B में। ये तोड़े क्यों? क्योंकि इनकी क्लीवेज होगी तभी ये एक्टिव हो गए, अदरवाइज ये इनएक्टिवेट हमारे बॉडी में पड़े रहेंगे। अब इनको तोड़ेगा कौन, इनकी क्लीवेज को कौन करेगा? वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुछ कन्वर्टेज बैठे हुए हैं। 3 पाथवे चलते हैं, क्लासिकल पाथवे, लैक्टिन पाथवे और अल्टरनेटिव पाथवे। इन तीनों पाथवे को हम समझते हैं डिटेल में। पहला पाथवे चलता है क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट्री पाथवे।
ये एंटीबॉडी डिपेंडेंट पाथवे है। तो इससे प्रीवियस ईयर में सीयूटी पीजी में क्वेश्चन आया था कि कौन सा तीनों में से पाथवे यानी क्लासिकल पाथवे, लैक्टिन पाथवे और अल्टरनेटिव पाथवे में कौन सा पाथवे है जो एंटीबॉडी डिपेंडेंट है, तो कौन सा है, क्लासिकल कंपोनेंट पाथवे। और स्पेशली कौन सी, जब आईजीएम और आईजीजी ये दो एंटीबॉडीज जब भी पैथोजन के लिए जाएंगी तो उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लेक्स है वो दौड़ा चला जाएगा क्लासिकल कंपोनेंट पाथवे। अगर यहाँ पर फंक्शन देखें हम, तो सबसे पहले में हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था C1, और C1 के हमने पार्ट पढ़े थे C1Q, C1R और C1S। तो पहला है C1Q। तो इनिशिएशन ऑफ द क्लासिकल पाथवे बाय बाइंडिंग विद IgG आल्सो इनिशिएट द एपोप्टोटिक सेल फैगोसिटोसिस। तो जब भी एंटीबॉडी किसी पैथोजन के साथ बाइंड करेगी तो पहले पर कौन सा कॉम्प्लेक्स बाइंड करेगा, C1Q बाइंड करेगा, यानी ये इनिशिएटर बिहेव कर रहा है क्लासिकल पाथवे का। उसके बाद C1R2 क्यों लिखा है, क्योंकि इसके दो सबयूनिट होते हैं। C1R जो है वो सेराइन प्रोटीज है और वो क्लीवेज करता है C1R की और C1S की, यानी खुद की एक सबयूनिट की क्लीवेज करती है और C1S की क्लीवेज करती है। C1S जो है उसके भी दो सबयूनिट हैं, सेराइन प्रोटीज है और क्लीवेज करता है C12 को और C14 को, सॉरी C2 को और C4 को। हम देखेंगे कि C2 और C4 ये क्या है, आगे हम पाथवे करेंगे तब आपको इजी आएगा। अभी आप रोल पढ़ो इनका बस। अब C2 आया, C2 के दो सबयूनिट हैं C2A और C2B। हमको कौन सा पढ़ना है, प्रीवियस स्लाइड में मैंने क्या बोला था, दिस इज द एक्सेप्शनल केस। यहाँ पर C2A वाला काम करेगा, सेराइन प्रोटेज विद CUB एंड इज C3 कन्वर्टेज। तो यहाँ पर C2A का रोल है, C2B का कोई रोल नहीं है। रोल है बेसोडाइलेशन में रोल है, बट इधर कम्प्लीमेंट्री पाथवे में कोई रोल नहीं है, ये इनएक्टिवेट होता है इधर। वैसे ही C4, अब C4BA कौन सा काम करेगा, C4B करेगा, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि C4B वाला है वही काम करता है, A वाला कभी काम नहीं करता है, बस ओनली इन द केस ऑफ C2 के साथ ऐसा है कि C2A काम कर रहा है। C4B binds the microbial cell membrane by the thioester bond with C2A to form the C3 convertase। हम देखेंगे क्या बोला जा रहा है, इस लाइन का क्या मतलब है। वैसे C3A और C3A जो है वो एनाफाइलॉक्सिस मेडिएट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, कोई रोल नहीं है कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम में। बट C3B वाला है वो पोटेंट है ऑप्सनाइजेशन में, और यही जो है वो यूज हो रहा है इधर पाथवे में। वैसे C5 है, C5 का भी B सब यूनिट काम करेगा, A नहीं करेगा। ओके, वैसे C6 है। अब यहाँ पर देखो C5 से मैक कॉम्प्लेक्स स्टार्ट हो जाता है, ये भी पिछली बार क्वेश्चन आया था कि मैक कॉम्प्लेक्स किस सब यूनिट से स्टार्ट हो जाता है, तो C5B से लेकर C9 तक मैक कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो बट इज मैक, ये हम देखेंगे कि मैक कॉम्प्लेक्स क्या है। C6 क्या है, मैक कॉम्प्लेक्स का ये कंपोनेंट है। C7 क्या है, ये भी मैक का कॉम्प्लेक्स है। C8B, C9B। अब हम देखते हैं पाथवे कैसे चलता है, कैसे रन होता है पाथवे। यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या होगा, मान लीजिए कोई बैक्टीरिया या कोई एंटीजन हमारे शरीर में आ गया है। अब एंटीजन आ जाएगा तो यहाँ पर मैंने एक टिक भी किया है, एपिटोप लिखा है मैंने यहाँ पर। तो उस एंटीजन के ऊपर क्या लगे होंगे, एपिटोप लगे होंगे, और उसके प्रति यहाँ पर एंटीबॉडी आ जाएगी, और एंटीबॉडी के ऊपर क्या लगा होता है, पैराटोप। अब एंटीबॉडी एपिटोप और पैराटोप की इंट्रैक्शन हो जाएगी। बट इसकी प्रोडक्टिविटी को यानी एंटीबॉडी और एंटीजन की इंट्रैक्शन को कौन बढ़ा रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम। तो कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम यहाँ पर देखो ये कप शेप का मैंने बनाया, ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा FC रीजन में। एंटीबॉडी की FC रीजन पर हमारा कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम बाइंड कर जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम का सबसे पहले कौन सा सब यूनिट आएगा, मैंने आपको पहले कहा है C1Q, दिस इज द इनिशिएटर, यही सबसे पहले बाइंड करता है। अब C1Q बाइंड कर दिया गया है, ये एक्टिवेट कर देगा C1R को। मैंने आपको बताया कि C1Q का दो रोल होते हैं, पहला तो ये तो बाइंड करता है, दूसरा ये C1R को एक्टिवेट करता है। अब C1R के दो सब यूनिट होते हैं, अब C1R दूसरे C1R को एक्टिवेट करता है। अब C1R जो है वो C1S2 को एक्टिवेट करता है। C1S2 क्या करेगा, यहाँ से लॉजिक हमारा चलता है नेक्स्ट। अब C1S2 क्या करेगा, ये 2 को एक्टिवेट नहीं करता, सबसे पहले ये सबसे पहले C4 को एक्टिवेट करेगा। किसको करेगा, C4 को एक्टिवेट करेगा। अब यहाँ पर देखो एक्टिवेट का मतलब क्या है, मैंने आपको पहले कहा है क्लीवेज।
एक्टिवेट तब होगा जब हमारा कॉम्प्लेक्स टूटेगा, C4 को तोड़ा तोड़ा जाएगा। तो कौन तोड़ रहा है? यहाँ पिछली बार क्वेश्चन आया था ये CSI नेट में कि C4 को कौन सा कॉम्प्लेक्स तोड़ता है? तो C1s जो है वो C4 कंपोनेंट को तोड़ देगा। किस में तोड़ेगा? C4a और C4b। अब बताओ हमको कौन सा चाहिए, C4a या C4b? हमको चाहिए C4b। ओके, मैंने पहले कहा है। अब C4b हमको मिल गया है। अब C1s ही अब C2 को करेगा, बट ऐसे नहीं करेगा। यहाँ पर C4 जो टूटा है उसका सब यूनिट C4b C2 पर बाइंड कर जाएगा। जैसे ही हमारा C4b C2 पर बाइंड कर जाएगा, C1s2 है वो क्लीव कर देगा C2 को। C2 को किस में क्लीव करेगा? C2a में और C2b में। अब बताओ कौन सा हमको लेना है, C2a या C2b? हमको लेना है C2a, क्योंकि ए बस ओनली C2 के केस में ही एक्सेप्शन केस है, बाकी सभी में C2b ही होगा, यानी b ही होगा। इधर C2a हमने लिया। अब हमारे पास क्या बन चुका है? हमारे पास बन चुका है C4b और C2a। अब बताओ C4b और C2a ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ये दोनों मिलकर बनाते हैं C3 कन्वर्टेज। याद रखना, C4b प्लस C2a ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? कन्वर्टेज बनाएंगे। कौन सा कन्वर्टेज? C3 कन्वर्टेज। C3 कन्वर्टेज एक ऐसा एंजाइम है जो करेगा क्या? ये C3 को ब्रेक करेगा। अब देखो, ब्रेक करने का मतलब यानी C3 को तोड़ेगा, C3 को C3a और C3b में। अब हमको कौन सा चाहिए, C3a या C3b? हमको चाहिए C3b। अब हमारे पास क्या बचा हुआ ऊपर? C4b, C2a और C3b। ये जो तीनों कॉम्प्लेक्स जुड़ जाएंगे तो हमारे पास बनेगा C5 कन्वर्टेज। C5 क्या करेगा? अब C5 का काम है कि C5 का काम है कि देखो C5 क्या है? C5 कन्वर्टेज है। ये खुद C5 नहीं बना है, C5 कन्वर्टेज बनाया है। अब C5 कन्वर्टेज क्या करेगा? C5 को तोड़ेगा C5a में और C5b में। अब C5b जो हमारे पास बन चुका है, हमको बी भी चाहिए, हमको ए तो चाहिए नहीं हमको। अब C5b जो है वो एक्टिवेट करता है, यानी रिक्रूट करता है C6 को, वैसे C7 को, वैसे C8 को और वैसे C9 को। जब ये सारा कॉम्प्लेक्स बाइंड हो जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा मैक। और मैक है जो मेम्ब्रेन पर अटैकिंग कॉम्प्लेक्स बनाता है, यानी बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन पर एक पोर क्रिएट कर देगा ये मैक कॉम्प्लेक्स। जब बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन पर पोर बन जाएगा तो वो बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन ससेप्टेबल नहीं रहेगी और वो ब्रेक हो जाएगी, लाइस हो जाएगी, जिससे हमारा बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी और हम बच जाएंगे किसी डिजीज से। ये था क्लासिकल पाथवे। दूसरा पाथवे चलता है जिसको बोलते हैं लैक्टिन पाथवे। ये होता है एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट। ये भी क्वेश्चन आया था पिछली बार पंजाब यूनिवर्सिटी से कि लैक्टिन पाथवे एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट होता है या डिपेंडेंट होता है? तो ये इंडिपेंडेंट होता है, इसमें एंटीबॉडी का कोई रोल नहीं है। ऊपर हमने कहाँ देखा एंटीबॉडी का रोल? जब भी एंटीजन के साथ एंटीबॉडी बाइंड किया था, अब एंटीबॉडी के साथ हमारा C1q बाइंड किया था, बट इधर कोई भी एंटीबॉडी का रोल नहीं है। ठीक है, तो ये एंटीबॉडी का रोल नहीं है, तो ये एडेप्टिव होगा या इनिएट होगा? ये होगा इनिएट। ऊपर वाला कौन सा था? एडेप्टिव था। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बाकी सारे कॉम्प्लेक्स होंगे, C3 भी होगा, C5 भी होगा, C4 भी होगा, C5 से 9 तक भी होंगे, बट यहाँ पर ए कॉम्प्लेक्स नहीं होगा जिसको बोलते हैं C1 कॉम्प्लेक्स। क्योंकि C1 कॉम्प्लेक्स का जो पार्ट थे C1q, C1r, C1s, उनका क्या काम था? उनका काम था कि सबसे पहले एंटीबॉडी के साथ बाइंड करना, बट इधर तो एंटीबॉडी है ही नहीं, तो हमें C1 कॉम्प्लेक्स की भी नीड नहीं है। इधर एंटीबॉडी की जगह एक और प्रोटीन होती है जिसको बोलते हैं MASP1 और MASP2, और एक होती है MBL। इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं MASP1 क्या है। MBL एसोसिएटेड सेराइन प्रोटीज बर्न, और MASP2 क्या है? यह है MBL एसोसिएटेड सेराइन प्रोटीज 2। MBL क्या है? MBL एक लैक्टीन है जो हमारे सेल्स में घूमे फिरे हुए हैं, ठीक है, हमारे ब्लड में है। अब जो MBL है वो है मैनोज बाइंडिंग लैक्टील। हम पढ़ते हैं, आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम सबसे पहले बात करेंगे हेयर नॉट एन एंटीबॉडी प्रेजेंट, सो इन दिस पाथवे लैक्टीन्स आर प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर? लैक्टीन्स है। यहाँ पर एंटीबॉडी की जगह क्या होंगे? लैक्टीन्स होंगे। ओके, are present within the recognize the particular carbohydrate component on the microbial cell membrane surface, so it is alarm to init its response। okay, देखो यहाँ पर एंटीबॉडी नहीं है तो पैथोजन को डिटेक्ट कौन करेगा?
तो पैथोजन को डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पर लैक्टिन्स बैठे हुए हैं और उन लैक्टिन्स को हम बोलते हैं एमबीएल। एमबीएल हम क्यों बोल रहे हैं? मैनोज बाइंडिंग लैक्टन। अब जो मैनोज है वो कहाँ पर होता है? तो बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन पर मैनोज प्रेजेंट होता है। मैनोज एक सुगर मोलिक्यूल्स है। अब बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन पर मैनोज लगा है तो मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन, यानी मैनोज पर बाइंड होने वाले लैक्टिन, ऐसे लैक्टिन जो मैनोज पर बाइंड करेंगे। अब ये जब मैनोज पर बाइंड कर देंगे यानी ये बैक्टीरिया को रिकॉग्नाइज कर लेंगे। जैसे ही बैक्टीरिया रिकॉग्नाइज हो जाएगा तो यहाँ पर मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन के साथ क्या एसिड है? सेराइन प्रोटीज, जिनको बोलते हैं MASP1 और MASP2। मोस्टली MASP2 जो हमारा वो मेन फैक्टर है। अब यहाँ पर देखो, द MBL इज कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस्ड बाय द लीवर एंड बिलोंग्स टू द सब क्लास ऑफ लैक्टिन नोन एज कोलैक्टिन। ये डिटेल काफ़ी है, इसको बताने की जरूरत नहीं मुझे। अब MASP क्या है? मैंने कहा है MASP एक ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे सेराइन प्रोटीजेज हैं जो किसके साथ एसोसिएटेड है? MBL के साथ एसोसिएटेड है। MBL लैक्टिन्स है, एंटीबॉडीज की तरह काम करते हैं बट एंटीबॉडीज नहीं होते हैं ये। अब यहाँ पर जैसे ही हमारा MBL मैनेज को डिटेक्ट कर लेगा बैक्टीरिया के सेल बॉल से, ये सेल मेम्ब्रेन से, तो हमारा MASP1 और MASP2 ये भी काम करना स्टार्ट कर देंगे, यानी अल्टरनेटिव पाथवे को स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पाथवे। अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो यहाँ पर देखो दो कंपैरिजन हैं क्लासिकल पाथवे से अल्टरनेटिव लैक्टिन पाथवे का। पहला है, इन केस ऑफ क्लासिकल पाथवे एंटीबॉडीज वर्क्स फॉर रिकॉग्नाइजिंग द बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन, बट हियर नो एंटीबॉडी, ओनली MBL रिसेप्टर्स रिकॉग्नाइज द PAMP। PAMP कैसे कुछ भी चीज़ है जो किसी बैक्टीरिया को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर मैनोज जो वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर PAMP कौन बिहेव कर रहा है? मैनोज कर रहा है। तो द बैक्टीरिया सेल और बिहेव्स लाइक एंटीबॉडी। Here MASP2 proteins cleavage the C3 protein, what in case of classical C1s cleavage the C3 protein, only these two। ये दो डिफरेंस है कि यहाँ पर MASP2 है वो क्लीवेज करेगा किसको? C3 को। वहाँ कौन कर रहा था? ठीक है, वहाँ कौन कर रहा था? C2 और C4 को कौन कर रहा था वहाँ पर? C2 और C4 को वहाँ पर कर रहा था C1s, और इधर कौन कर रहा है? MASP। हम देखते हैं पाथ पेपर। देखो ये हमारा पाथवे स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले जहाँ पर एंटीबॉडी बाइंड की थी किसी पैथोजन के साथ, यहाँ पर सबसे पहले बाइंड करेगा MBL। जैसे ही हमारा MBL यहाँ पर बाइंड कर जाएगा तो क्या करेगा ये MBL के साथ ही हमारा MSP1 और MSP2 लगे होते हैं। और अब जो MSP2 है जो बिहेव कर रहा है C1s की तरह, यानी ये यहाँ पर C4 को तोड़ेगा। किस में तोड़ेगा? C4A और C4B में। हमको क्या चाहिए? C4B। C4B हमने ले लिया। अब C4B हमारा C2 पर बाइंड कर जाएगा और हमारा यही द्वारा MSP2 जस्ट लाइक C1s जो क्लासिकल पाथवे में था, MSP2 क्लीवेज कर देगा हमारा C2 को। किस में तोड़ेगा? C2A और C2B में। हमको क्या चाहिए? C2A या C2B? C2 के केस में एक्सेप्शन केस है, हमको चाहिए C2A। हमारे पास क्या बन चुका है? C4B और C2A। जब हमारे पास C4B और C2A बन चुका है तो ये एक्ट करते हैं C3 कन्वर्टेज, यानी ये C3 को तोड़ेंगे। किस में तोड़ेंगे? C3A और C3B में। हमको क्या चाहिए? C3B। तुम्हारे पास क्या बनेगा? C4B, C2A और C3B। ये कॉम्प्लेक्स क्या बनता है? पहले हमने पढ़ा क्लासिकल पाथ में, ये बनता है C5 कन्वर्टेज, यानी C5 को तोड़ेगा C5A में, C5B में। हमको क्या चाहिए? C5A या C5B? हमको चाहिए B। तो B किसको रिक्रूट करेगा? C6 को। C6 किसको करेगा? 7 को, 8 को, 9 को। वैसे मैक और लाइसिस। तो ये सारा चलता है, सेम वही है, बस ओनली डिफरेंस है कि स्टार्टिंग में यहाँ पर एंटीबॉडी नहीं है, एंटीबॉडी की जगह MBL है। और दूसरा बात कि यहाँ पर C1s, क्योंकि C1 कॉम्प्लेक्स ही नहीं है तो C1s ही नहीं होगा, तो इधर MSP1 है। MSP1 जो है वो क्लीवेज करता है C4 की। बाकी सेम है। बाकी हम लास्ट एक बच गया अल्टरनेटिव देख लेंगे, जरूरी नहीं है आपको, दो पाथ पे ही आपके लिए सफिशिएंट है।